चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात किए थे, तो वहाँ से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आज इसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम डिस्कशन करेंगे कि आप एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी तक मैंने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, थर्मली स्टेबिलिटी क्या है, ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, बेसिसिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। और आज पेपर में रीजन भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों। बात समझ में आ गई? तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि अमोनिया जो है थर्मली स्टेबल होता है NH3, लेकिन BiG से थर्मली अनस्टेबल होता है। मैंने रीजन बताया था कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगी, होगा थर्मली क्या होगा, ब्रेक हो जाएंगे। रिड्यूसिंग नेचर क्यों बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे? क्योंकि ऊपर से रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या होगा कि जो आसानी से हाइड्रोजन को दे दे, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ने पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो वहाँ पे H2 हमारा क्या हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाता है। फिर बेसिसिटी पे भी मैंने डिस्कशन किया था और वहाँ से आपसे रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों। आपसे दूसरा पूछा जाता है कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है pH3 से ज़्यादा क्यों होता है। मैंने रीजन बताया था कि अमोनिया में हमारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, लेकिन pH3 में वाटर वाल फोर्स होता है। और आपको पता है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है हमारे स्ट्रॉन्ग होता है किसके कंपेरिजन में, वाटर वाल से। इस टाइप का आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा जाता है इधर, इसके भी बात किए तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात किए थे, तो वहाँ पे दो चीज़ें मैंने डिस्कशन किया याद करिए बच्चों, +5 और +3। एक एक कंसेप्ट को समझते जाइए, आपके यहीं से 1 नंबर पूछे जाते हैं। ऊपर से जैसे नाइट्रोजन से बिस्मथ की बात करें बच्चों, तो +5 की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है, और +3 की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती बढ़ती है। +5 का स्टेबिलिटी क्यों घट रहा है, मैंने बताया था कि हमारा जो NH2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेड डाउन इन ग्रुप। आप क्या बताएंगे, ड्यू टू, मैंने रीजन बताया था, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। +5 की जो स्टेबिलिटी जो होती है ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है, पूछा भी गया है, तो आप क्या बताएंगे, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। आपको दूसरा पूछा जाता है NCl5 जो होता है, NCl5 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन PCl5 जो होता है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और फास्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। आपसे दूसरा पूछा जा सकता है कि अगर बिस्मथ की बात करें तो याद करिए बच्चों, सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ हूँ और यही आपसे एग्जाम पूछे भी जाते हैं 1 नंबर करके। जैसे अगर मैंने बात किया बिस्मथ की बात करें, बिस्मथ, तो बिस्मथ हमारा क्या होता है, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, +5 भी देता है, आपको पता है। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो +5 की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। रीजन का ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इसका NS2 इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आपसे पूछा जा सकता है कि BiCl3 जो होता है इज मोर स्टेबल देन BiCl5। यहाँ पे बिस्मथ की बात करें, बिस्मथ यहाँ पे +3 दे रहा है और यहाँ पे +5। आपको पता है ऊपर से नीचे आते हैं तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +5 की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे BiCl3 हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे BiCl5 जो है हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप रीजन बताएंगे BiCl5 is less stable than BiCl3 due to inner pair effect। आप रीजन क्या बताएं, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होगा, इसका NH2 इलेक्ट्रॉन होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी, बात समझ आ रही कि +5 की स्टेबिलिटी क्यों घटती है, क्योंकि वहाँ पे NH2 इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस वजह से सिर्फ BiCl3 जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है BiCl5
5 से। इस टाइप के आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जितने भी कंसेप्चुअल टॉपिक थे नाइट्रोजन फैमिली के, वो सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया। जितने भी रीजनल पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों है, वो सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। अब आपके सिलेबस में 2 टॉपिक है, 3 टॉपिक है, डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत रेयर केस पूछे गए प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आपको ऐसा सच आपको रिएक्शन आपको याद करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन का मतलब यहाँ पे समझना बच्चों कि डाई नाइट्रोजन, अमोनिया या नाइट्रिक एसिड से आपके एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, पूछा भी जाएगा 1 नंबर को। और यहाँ पे रिएक्शन पूछे जाते हैं। उस रिएक्शन को हम सारे जितने भी आपके एग्जाम में रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, उन सारे रिएक्शन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो डाई नाइट्रोजन की बात करें बच्चों, तो डाई नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि N2 इज नॉट रिएक्टिव। पहले समझना बच्चों, पहला पूछा जाता है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि N2 मीन्स डाई नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव, एक्सप्लेन। या पूछा जाता है कि N2 या डाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस। पॉइंट सुनना, इस एक लेस रिएक्टिव इस वजह से होता है क्योंकि नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप इसका रीजन क्या बताएंगे, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपसे पूछा जाता है कि N2 इज नॉट रिएक्टिव, एक्सप्लेन। तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। या आप कह सकते हैं कि N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है बहुत हाई होता है, इस वजह से हमारा क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो नाइट्रोजन इज मच लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 एज कंपेयर टू दैट ऑफ फास्फोरस। तो मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है इसके कंपेरिजन में एज कंपेयर टू फास्फोरस। फास्फोरस में स्ट्रक्चर की बात करें तो फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है P4 होता है, टेट्रा के फॉर्म में होगा, मीन्स इस तरह होता है P। तो यहाँ पे फास्फोरस मीन्स कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये होता है P और इस तरह होते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस मीन्स क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए पूछा जाता है BiCl3 इज मोर स्टेबल देन PiCl5। आपको ये बता चुके हैं कि BiCl5 इज लेस स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से BiCl5 जो होता है हमारा लेस स्टेबल होता है। चलिए इस टाइप का आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। सारे प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के बारे में। आप एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए और आपको ऐसा सच आपको रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझना, पहले बात करने जाके डाई नाइट्रोजन आप कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे मैंने पहला रिएक्शन मैंने बताया है कि सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन, सोडियम नाइट्राइड NO2 माइनस, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। NO2 माइनस को नाइट्राइड बोलते हैं और NO3 माइनस को नाइट्रेट बोलते हैं। नाइट्राइड नाइट्रेट। यहाँ पे पहला जब भी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का रिएक्शन इसके साथ कराए, सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं हीट करने पे, तो वहां पे N2 हमें मिलता है, साथ में H2O और NaCl का फॉर्मेशन होता है। मीन्स यदि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही? चलिए पहला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड रिएक्शन की बात करें। पहला तो आपको समझ में आ गया बच्चों,
जब अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, मीन डाई नाइट्रोजन। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ अमोनियम डाइक्रोमेट, इसे क्या बोलेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट अगर आप हीट करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखिए NH4 पे प्लस चार्ज होता है और Cr2O7 पे 2 माइनस होता है। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, NH4 और NH4 का होल ट्वाइस और Cr2 1। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होगा, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अब जब आप इसको हीट करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, N2 मिलेगा वाटर और साथ में क्या मिलेगा, Cr2O3 का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आपको आ रही होगी। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम पे चार्ज +1 होता है और Cr2O7 पे चार्ज -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। यदि आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा। चलिए अगला रिएक्शन की बात करें, ये आपका बेरियम एजाइड, ये आपका बेरियम एजाइड है, फार्मूला का B8N3। बेरियम एजाइड अगर आप हीट करते हैं, बेरियम एजाइड अगर आप हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बेरियम मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा, N2 गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे 3 मेथड है। पहला मैंने बताया कि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ कराएंगे, N2 बनेगा। दूसरा मैंने बताया कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो वहाँ पे N2 बनेगा। और थर्ड मैंने डिस्कशन किया कि बेरियम एजाइड को हीट करने पे बेरियम साथ में क्या मिल जाता है, डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। इन तीनों रिएक्शन को आप लोग नोट करिए। कभी कभार आपकी एग्जाम में वाला रिएक्शन पूछा जाता है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। आप इन तीनों रिएक्शन को आप सच आपको याद कर लीजिए, कभी कभार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले नोट करिए फिर आगे हम बात करते हैं। हो गया। चलिए अब हम बात करने जाएं प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन में पहले मैंने बताया कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है, इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, हमारा लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन ये क्या है, अगर के रिएक्शन की बात करें तो ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं जिसके साथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो आप उसको ऐसे आप याद कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। नोट करिए, इट फॉर नाइट्राइड विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ETC। चलिए अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन होते हैं, डाई नाइट्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, किसके साथ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे बच्चों, सिंपल सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल में यहाँ पे लिथियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, ETC। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, ये है आपका लिथियम, लिथियम का रिएक्शन किसके साथ कराइए, डाई नाइट्रोजन। तो लिथियम पे चार्ज क्या होता है बच्चों, नॉर्मली अगर बात करें चार्ज की बात करें, लिथियम पे प्लस चार्ज होता है। यही नाइट्रोजन की अगर नॉर्मली बात करें तो नाइट्रोजन का चार्ज आपको क्या दिखता है, 3 चार्ज दिखता है। कैसा चार्ज दिखेगा, 3 चार्ज दिखेगा। अब क्या करिए, इसको अगर आप हीट करिए हाई टेम्परेचर तो जो N ऊपर बॉन्ड हो गया, बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, Li3N। इस तरह अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के चार्ज आपका क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Mg3N2। कैल्शियम की बात करें, Ca+N2 क्या बनेगा, Ca3
N2 का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्राइड बोलते हैं। बात समझ में आपको आ रही होगी। रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन पे क्या होगा, लिथियम +1 नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, -3 इधर आएगा Li3, इस पे 1 N हो जाएगा। मैग्नीशियम +2 नाइट्रोजन -3 क्रॉस मल्टीप्लाई का Mg3N2, इसमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, CA3N2 का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब लास्ट रिएक्शन की अगर बात करें, N2 का रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे NO का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए एक बार आपको फिर चीजें रिवाइज करा दे रहे हैं। आपको बस ऐसा सच आपको जो रिएक्शन को आपको याद करना है। पहला बात ये कि डाई नाइट्रोजन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा आप बनाते कैसे हैं, बनाने का मेथड क्या है, अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं, N2 बनता है। दूसरा रिएक्शन मैंने बताया कि अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2 के साथ हीट करने पर नाइट्रोजन फॉर्मेशन होता है। तीसरा मैंने कहा बेरियम एजाइड को हीट करने पर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फिर हम बात किए थे इनके प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे लिथियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, N2 क्या बन जाएगा, Li3N बन जाएगा। मैग्नीशियम के साथ कराएंगे Mg3N2 बनता है। कैल्शियम के साथ कराएंगे कैल्शियम नाइट्राइड CA3N2 का फॉर्मेशन होता है। बात बच्चों आपको समझ में आ रही है, सही रिएक्शन आपका सही। यहाँ पे N2 का O2 के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे क्या बन जाएगा, NO का फॉर्मेशन हो जाता है। आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे अमोनिया, इसके बाद बात करेंगे नाइट्रिक एसिड, इसके बाद आपका सिलेबस आपका नाइट्रोजन फिनिश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप नोट करिए, फिर हम बात करेंगे अमोनिया के बारे में। चलिए बात करेंगे अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया से भी आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम पूछा नहीं गया, एक दो रिएक्शन पूछे गए हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आप अमोनिया बनाते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अमोनिया बनाने का मेथड क्या है। चलिए, तो जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, तो नोट करिए। और जो पूछा जाता है हैवर्स प्रोसेस, जो कि आप एग्जाम में बहुत बार अगर पूछा भी जाएगा तो कौन सा हैवर्स प्रोसेस पूछा जाता है। ये हैवर्स प्रोसेस होता क्या है कि N2 का रिएक्शन इसके साथ कराएं 3H2 के साथ कराते हैं 1:3, ये भी आप याद करिएगा। 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन के। यहाँ पे आप याद करना, यहाँ पे आयरन एज ए कैटलिस्ट लिया जाता है और मॉलिब्डेनम जो होता है एमओ एज ए प्रोमोटर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 2 मोल ऑफ अमोनिया मिलता है। क्या मिलता है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। मीन्स N2 का रिएक्शन किसके साथ कराइए, 3H2 के साथ कराते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि हैवर प्रोसेस से क्या बनाते हैं, अमोनिया। दूसरा पूछा है कि यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लेते हैं, आयरन एज ए कैटलिस्ट लिया जाता है और एमओ जो होता है हमारा एज ए प्रोमोटर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है। आपके एग्जाम में आयरन एंड मिलेगा। हैवर प्रोसेस क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। किस रेशियो में लेते हैं, 1:3 में लेते हैं। चलिए अगले मेथड की हम बात कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हैवर प्रोसेस से पूछा जाता है। चलिए कुछ और रिएक्शन है, जैसे हम बात करें सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे आप क्या बोलते हैं, नाम सुने होंगे, स्लाइड लाइन। इनका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, अमोनियम क्लोराइड।
किसके साथ कराइए बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? अमोनिया साथ में कैल्शियम क्लोराइड और H2O मिल जाता है। तो जब इस एक लाइम का रिएक्शन या लाइम वाटर का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए एक और रिएक्शन करा देते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? NaOH, एल्कली मीडियम में कराते हैं तो वहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। साथ में क्या बनेगा? H2O प्लस Na2SO4 का फॉर्मेशन होता है। Na2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो हैबर्स प्रोसेस पूछा जाएगा या स्लैक लाइन का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया साथ में कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा इसको रिएक्शन को आप लोग याद करिए। चलिए आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। चलिए चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले नोट कर लीजिए, अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एंड हेंस फॉर्म ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ मेटल्स आयंस। पॉइंट को सुनना बच्चों, अमोनिया की अगर हम बात करें अमोनिया हमारा कब बेस होगा? क्यों बेस होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो हमारे कुछ मेटल के साथ क्या बना लेते हैं? आयंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CuNH3 का NH3 का होल 4 प्लस एक्वस। कैसा कलर होगा यहाँ पे? नोट कर लीजिए, डीप ब्लू कलर होगा। सेकेंड नोट करिए, AgCl का रिएक्शन इसके साथ कराइए, अमोनिया के साथ कराते हैं, क्या बनेगा? AgNH3 का होल ट्वाइस Cl बनता है। नोट करिए पहले आप लोग इसको। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात करें तो हमारे जो अमोनिया होते हैं वो हमारा एक्ट एज बेस होगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो मेटल्स आयन के साथ, कुछ मेटल आयंस के साथ क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर 2+ मतलब यहाँ पे आप पेपर में कॉपर सल्फेट भी लिख सकता है। तो यहाँ पे सल्फेट चार्ज क्या होता है? -2 होता है। तो यहाँ पे Cu2+ हो जाएगा। तो Cu2+ अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कॉपर NH3 का होल 4। यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसका कलर कैसा होता है? डीप ब्लू कलर होता है। चलिए दूसरा अगर बात करें, यहाँ पे AgCl का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, क्या बने? AgNH3 का होल ट्वाइस Cl बनता है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन है और दोनों रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। तो इस तरह आपका डाई नाइट्रोजन अमोनिया आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड होता क्या है? तो
तो सबसे पहले बात करें, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारा होता है HNO3, और जो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मतलब कि इसके रिस्पेक्ट जितने भी नोबल मेटल को छोड़ के, नोबल मेटल को छोड़ के बाकी मैक्सिमम जितने भी मिलते हैं उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड के अगर रिएक्शन की बात करें, इसका फार्मूला होता है HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में आज एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हमारा पूछा जाएगा स्टोआर प्रोसेस। वो स्टोआर प्रोसेस क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपके रिएक्शन आपको पूछा जाता है स्टोआर प्रोसेस से आप नाइट्रिक एसिड कैसे बनाएंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको अच्छे से आप लोग रिएक्शन को याद करिएगा। होता क्या है, सबसे पहले कि अमोनिया का रिएक्शन, NH3 का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, SO2 के साथ कराते हैं। इसके साथ SO2 गैस के साथ अमोनिया के रिएक्शन जब भी SO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे SO2 नहीं होगा, यहाँ पे 5 मोर O2 होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहला पॉइंट है कि अमोनिया का रिएक्शन 5 मोर O2 के साथ कराते हैं। यहाँ पे PT और RH जो होगा गॉस एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे लिया जाता है। तो अमोनिया का रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं, NO बनता है, क्या बनता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर NO जो होगा NO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NO2 का फॉर्मेशन कर लेता है। और जो NO2 होता है H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड, और साथ में क्या निकल जाएगा, NO निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा स्टोआर प्रोसेस अमोनिया बनाने का मेथड। तो सिंपल सा मेथड है, पहले कि अमोनिया के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनेगा। अब इस NO2 का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, नाइट्रिक एसिड, साथ में क्या बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो एक बार आप इस रिएक्शन को फिर से याद कर लीजिएगा, स्टोआर प्रोसेस से आप एग्जाम अमोनिया नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, सॉरी अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब NO2 का रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन बनता है। और नाइट्रिक एसिड जो होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक बार फिर आप रिएक्शन को आप याद कर लीजिए, कैसे आपको 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। अमोनिया के रिएक्शन 5 मोल ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, प्लेटिनम RH गॉज कैटलिस्ट लेते हैं, तो वहाँ पे आपका NO बनता है। इस NO का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो NO2 बनता है, NO2 का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन बनता है। बात समझ में आ रही है। नाइट्रिक एसिड फार्मूला का HNO3 मींस NO और यहाँ क्या होगा, OH होगा। ये होता है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया कि जो नाइट्रिक एसिड होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमारा मेटल के साथ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज होगा, खुद क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे लिया है कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं, कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज करेगा। मीन्स यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो यहाँ पे कॉपर का निकालेंगे, नाइट्रेट चार्ज का -1 इंटू 2 -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, +2। यहाँ पे कॉपर पे चार्ज 0, यहाँ पे +2, जिंक पे 0, यहाँ पे +2, यहाँ पे जिंक पे 0 और यहाँ पे +2। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मींस इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो कॉपर को, अब ये हमारा डिपेंड करता है
कि जो नाइट्रिक एसिड लिया गया कैसा है, कि कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। डाइल्यूट दिया गया तो क्या बनेगा, कंसंट्रेट दिया गया तो क्या बनेगा। जब भी कॉपर के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट लिया गया, अगर आप बैलेंसी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉपर के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉपर पे चार्ज तो क्या होगा +1 होता है, नाइट्रेट पे चार्ज क्या होता है -1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बना CuNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे बनेगा और कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे भी बनेगा। यहाँ पे डाइल्यूट लिया गया, यहाँ पे कंसंट्रेट लिया गया। जब डाइल्यूट लेंगे वहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अगर कंसंट्रेट लेंगे तो NO2 का फॉर्मेशन होता है। बस इतना डिफरेंस है कि दोनों में हमारा कॉपर नाइट्रेट बनता है, डाइल्यूट के केस में NO बनता है और कंसंट्रेट के केस में NO2 का फॉर्मेशन होता है। इस दो पॉइंट को आप जरूर याद करिएगा। बाकी वाटर तो हर उसमें आपको निकलेगा, वाटर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो कॉपर नाइट्रेट दोनों केस में बनेगा, डाइल्यूट में NO बनता है, कंसंट्रेट में NO2 का फॉर्मेशन होता है। चलिए इधर जिंक की बात करें तो जिंक पे चार्ज होता है +2 और नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1। यहाँ पे जिंक नाइट्रेट बनेगा। तो जिंक नाइट्रेट की बात करें तो जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं या डाइल्यूट कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट साथ में क्या बन रहा है, N2O बन रहा है, N2O बन रहा है। और यदि कंसंट्रेट ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी कंसंट्रेट लिए थे, यहाँ पे भी कंसंट्रेट लिए थे, दोनों केस में क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। यदि हम जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट दोनों केस में बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, N2O बनता है, यहाँ पे NO2 का फॉर्मेशन होता है। ज्यादा नहीं, आप 2-3 बार अगर आप याद करेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ या कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, डाइल्यूट लेंगे तो NO बनेगा, कंसंट्रेट लेंगे NO2 बनेगा। जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट या कंसंट्रेट के साथ कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट दोनों केस में बनेगा। जब डाइल्यूट लेंगे तो N2O बनेगा, कंसंट्रेट लेंगे तो NO2 का फॉर्मेशन होगा। 2 बार अपने दिमाग में फिट कर लेंगे तो आपको रिएक्शन आपको याद हो जाएगा, बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए आगे पूछा है, क्रोमियम एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। बात नोट करिए, मेटल सच एज क्रोमियम एल्यूमिनियम डू नॉट dissolve in concentrate nitric acid because of the formation of oxide layer on the surface। याद करिए मैंने लेवल बताया था उसकी तो वहाँ पर क्या बनता है, ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। तो पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन दी सरफेस, आप कह सकते हो ऑक्साइड लेयर बन जाता है ऑन दी सरफेस। बात समझ में आ रही है। तो मेटल के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। अगला नोट करिए, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो चलिए पहला बात करते हैं, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर जो होता है, आगे बात करेंगे, जो सल्फर जो होता है वो हमारा S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए, नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराइए, नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराइए, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो सल्फर S8 को ऑक्सीडाइज किसमें कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। यहाँ पर क्या बनेगा, H2SO4। साथ में प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, NO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। मीन्स सल्फर को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। कार्बन को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, CO2 में। अगला नोट करें, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन क्या होगा, S8। अगर इसको बैलेंस करना है तो 4 मोल क्या ले लेंगे, नाइट्रिक एसिड ले लेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा 8 मोल। NO2 कितने मोल बनेंगे बच्चों,
48 मोल किसके बनेंगे, NO2 बनेंगे, और 16 मोल किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे। बात समझ में आपको आ रही है। चलिए अगला रिएक्शन दिया गया है कार्बन। कार्बन को हमारा ऑक्सीडाइज किसमें कर देगा, CO2 में ऑक्सीडाइज करता है, और साथ में क्या बनता है यहाँ पे H2O, और साथ में क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। इसको नोट करिए आप। तो चलिए, तो यहाँ पे कापर को किस नाइट्रिक एसिड किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, CO2 में, साथ में H2O, और यहाँ क्या निकलेगा NO2, यहाँ क्या निकला NO2, यहाँ क्या निकला NO2, और यहाँ क्या निकला NO2, और साथ में क्या निकलेगा वाटर। तो जब भी नॉन मेटल का रिएक्शन, पॉइंट सुनना बच्चों, जब भी नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे एक तो दो चीज कॉमन है, वाटर सब में निकलेगा, NO2 सब में निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपको कॉमन है। अब कार्बन को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। सल्फर को किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में। फास्फोरस को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, फास्फोरिक एसिड में। आयोडीन को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। मींस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है। बात समझ में आ रही। यहाँ पे सल्फर की बात करें, सल्फर का यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6। सल्फर का मैक्सिमम अगर बात करें तो क्या होगा बच्चों, +6 होगा। फास्फोरस क्या बना लेगा, यहाँ पे इसका निकालेंगे तो +5 आएगा, आपको पता है। यहाँ पे कार्बन की बात करें, कार्बन कितना आ रहा है, +4। यहाँ आयोडीन की बात करें तो यहाँ आयोडीन कितना आ रहा है, +5 में आ रहा है। बात आपको समझ में आपको आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पे समझना बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडीन आयोडिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे P0 से +5 हो रहा है, यहाँ पे 0 से +6 हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से +4 हो रहा है। आयोडीन पे 0 है, 0 से क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, आपको लेवल बताए थे। P4 पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, SF पे 0, कार्बन पे 0, I2 पे 0। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज किसमें कर रहा है, फास्फोरिक एसिड +5 में। SF किसमें कर रहा है, +6 सल्फ्यूरिक एसिड में। कार्बन को CO2 में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। और सब में कॉमन क्या दिया गया बच्चों, सब में कॉमन क्या है, NO2 और H2O क्या है, कॉमन है। तो आपको चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी, आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल से रिएक्शन है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करता है फास्फोरिक एसिड, H3PO4, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन को CO2 में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। चलिए अब लास्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। जो ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, इसको आप लोग नोट करिए। और आगे हम बात करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। चलिए देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, पॉइंट में सुनना बच्चों। यहाँ पे 3 भी कर लेते हैं, इसमें आपने क्या लिया, फेरस सल्फेट। दूसरा बीकर आपने क्या लिया, बी, इसमें आपने क्या लिया, Na और तीसरा आपने क्या लिया, सी, और इसमें आपने क्या ले लिया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। आपने क्या लिया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो नाइट्रेट आयंस, आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा, नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन में किया जाता है। यहाँ पे 3 सॉल्यूशन लिए, फेरस सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड।
आपको करना क्या है कि सोडियम नाइट्रेट में आपने क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट। इसके बाद आपने क्या डाल दिया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। आप देखेंगे आपने एक बीकर लिया, इस बीकर पर आपने क्या डाला, सोडियम नाइट्रेट। अब इस सोडियम नाइट्रेट में आपने क्या ऐड कर दिया, फेरस सल्फेट। और इसके बाद फिर आपने क्या ऐड किया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपने ऐड किया तो यहाँ पे आपको एक ब्राउन रिंग का एक लेयर दिखाई देगा, जिसे क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो किसके लिए किया जाता है, नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन में इसका किया जाता है। आप एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया गया है, आप रिएक्शन को आप लोग ऐसे आप याद कर लीजिए। ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, आप क्या लेंगे, फेरस सल्फेट सोडियम नाइट्रेट दोनों ऐड करेंगे, फिर इसमें आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे लेयर दिखाई देता है। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। आप एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को आप लोग ऐसे सच आपको याद कर लीजिए। इस तरह आपका नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ओके बच्चों, आज इतना ही, थैंक यू। हेलो।